नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा मुद्दा जो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया और जो आज भी सर्विस में काम कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तों वो लोग रिटायर नहीं हुए। जनरली वैल्यू एडिशन में मैं वो वीडियोस बनाता हूं जो सीनियर सिटीजन्स के हेल्प के होते हैं, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं कुछ वीडियोस के कमेंट देख रहा था तो मुझे पता चला कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस में अगले 10 से 20 साल में रिटायर होने वाले हैं और इन लोगों को डिमांड लेटर इशू होना शुरू हो गया कि भाई आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो और आपको इतना इतना पैसा ईपीएफओ को वापस देना पड़ेगा। और दोस्तों अब ये लोग कंफ्यूज है कि मैंने हायर पेंशन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ईपीएफओ जो मुझे पैसा रिफंड मांग रहा है क्या मैंने ईपीएफओ को वापस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इस मुद्दे के अराउंड एक डिस्कशन बनता है और डिस्कशन दोस्तों आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। और इस डिस्कशन के एंड में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग जिनको डिमांड लेटर इशू हो चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी सर्विस में पर उनको डिमांड लेटर इशू नहीं हुए, वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि आज क्या उनको हायर पेंशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब दोस्तों ये मुद्दा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हायर पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म हमने मार्च 2023 में भरा था और आज 1.5 साल उसके बाद हो चुका है और 1.5 साल में दोस्तों बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। ईपीएफओ ने फॉर्मूला बताया है कि भाई हम प्रोराटा बेसिस पे फॉर्मूला देंगे, जो कि सबको पहले लग रहा था कि प्रोराटा बेसिस पर नहीं होगा, लास्ट के 60 मंथ्स के बेसिक पर ही दोस्तों लिया जाएगा। पर ईपीएफओ ने उस बात को खारिज करके प्रोराटा बेसिस का कैलकुलेशन किया। ऊपर से दोस्तों ईपीएफओ ने यह भी बताया कि एरियस के ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों उससे पेंशन भी थोड़ी सी कम हो चुकी है और एरियस के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिलने वाला है और बहुत सारे प्रोसीजर्स भी दोस्तों ईपीएफओ ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। तो ये जो बहुत सारे चेंजेस हुए इससे बहुत लोगों का ओपिनियन बदल गया होगा या बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई जब मैंने फॉर्म भरा था तब तो मैं पूरा श्योर था कि मुझे हायर पेंशन लेनी थी क्योंकि तब की इंफॉर्मेशन इतनी सी अवेलेबल थी। लेकिन आज 1.5 साल बाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे मैंने क्या डिसाइड करना चाहिए, उसके लिए दोस्तों मैंने आज का वीडियो बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। दोस्तों इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले यह समझना जरूरी है कि हायर पेंशन का प्रोसेस होता किस तरह से। दोस्तों हायर पेंशन का प्रोसेस शुरू हुआ था मार्च 2023 में जब आपने हायर पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। अब दोस्तों आपने हायर पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में ईपीएफओ ने वो फॉर्म सबसे पहले फॉरवर्ड किया था आपके एम्प्लॉयर को। जब दोस्तों आपके एम्प्लॉयर ने उसको स्क्रूटिनाइज किया, उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया ईपीएफओ को। उसके बाद दोस्तों ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर्स को बोला कि एम्प्लॉयज के सारे वेज डिटेल्स उनको उनके पोर्टल पे अपलोड करना है और इसी के तहत दोस्तों एम्प्लॉयर ने दिसंबर 2023 तक दोस्तों वहां पर डेटा अपलोड कर दिया, जिसको बाद में एक्सटेंड करके मई 2024 तक भी दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया था। अब दोस्तों ईपीएफओ के पास वेज डिटेल्स आ गए, आपका एप्लीकेशन आ गया। अब दोस्तों इसके बाद ईपीएफओ ने देखा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहां पे अगर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, अगर आप समझ लीजिए पब्लिक सेक्टर में काम करते हो तो वहां पे पीएफ का एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट होता है, तो उसके रूल्स को स्टडी किया गया। अगर रूल्स परमिट नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन वहीं पर खारिज कर दिया गया होगा। अगर आपके एप्लीकेशन में उनको कुछ ऐसा लगा जो आपको इनएलिजिबल करता है तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन वहां पर खारिज हो चुका होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता समझ लीजिए कि अगर वो फॉर्म आगे बढ़ जाता है, अगर ईपीएफओ बोलता है कि एलिजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं है, तो ईपीएफओ वेज डिटेल्स के बेसिस पे आपको एक डिमांड लेटर भेजता है जिसमें ईपीएफओ कहता है कि भाई हम आपको 3 महीने का समय देते हैं। समझ लीजिए अगर आपको जनवरी के महीने में डिमांड लेटर इशू हो गया तो जनवरी के एंड तक आपको इतना पैसा वापस देना होगा, फरवरी के एंड तक आपको इतना पैसा देना होगा और मार्च के एंड तक आपको इतना पैसा ईपीएफओ को वापस देना होगा। और दोस्तों ये पैसा वापस क्यों देना है आपको? क्योंकि पहले जो आपका पैसा ईपीएस में जमा होता था वो जो वेज सीलिंग थी 15,000 रुपए की, उसके हिसाब से होता था। लेकिन क्योंकि आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पे दोस्तों आपको कंट्रीब्यूट करना था। तो इन दो वेज सीलिंग और एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के बीच का जो डिफरेंशियल है उसके हिसाब से जो आपका पेंशन अमाउंट आपका बनता था डिपोजिशन का, वो दोस्तों आपसे वापस लिया जाएगा। इसीलिए एक लमसम कॉर्पस आपको डिमांड किया जा रहा है कि ये पैसा आपको ईपीएफओ को वापस करना है और उसके बाद दोस्तों ईपीएफओ आपके हायर पेंशन के फॉर्म को आगे प्रोसेस करेगा। अब दोस्तों ये जब डिमांड लेटर आता है तो इसकी एक खासियत होती है, तो इसमें जो वेज डिटेल्स एम्प्लॉयर ने दिए वो आपको ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया जाता है, आपको बस डिमांड लेटर दिया जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ईपीएफओ से गुजारिश भी की है कि भाई वेज डिटेल्स भी दो ताकि एम्प्लॉय भी वेरीफाई कर सके कि भाई मेरा वेज कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों इसमें यह भी नहीं बताया जाता कि आपकी पेंशन कितनी दी जाएगी। अब जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए डेफिनेटली ये बताना बहुत मुश्किल है कि उनकी पेंशन कितनी होगी, क्योंकि उनकी लास्ट बेसिक क्या होगी ये पता नहीं। बहुत सारे वेज डिविजन्स होते हैं, पे रिविजन्स होते हैं, उसके बाद एंड में कितनी बेसिक बनेगी ये बताना सच में मुश्किल है। तो पेंशन उन लोगों के लिए ना बताए जहां पे जो लोग ऑलरेडी सर्विस में, तो यहां पर वो बात समझ में आती है। अब दोस्तों
आपको एक क्लॉज मैं आपको यहां पर दिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल कॉर्नरस्टोन बन जाएगा आज के हमारे इस डिस्कशन का। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसका बेसिक मतलब ये होता है दोस्तों कि ईपीएफओ आपसे डिमांड लेटर के हिसाब से पैसा वापस ले लेगा। उसके बाद दोस्तों समझ लीजिए जिस वक्त आप रिटायर होने वाले हैं, समझ लीजिए आज आप 2025 में आप ईपीएफओ को 10 लाख रुपए वापस कर देते हैं और आपका रिटायरमेंट 2036 में है, मतलब कि यहां से 15-16 साल बाद आपका, यहां से 11 साल बाद आपका रिटायरमेंट है। अब समझ लीजिए वहां पर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप इन एलिजिबल फाउंड हो जाते हो, मतलब कि समझ लीजिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लिया, आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले गए जहां के ट्रस्ट ये अलाउ ही नहीं करते कि आप हायर पेंशन के एलिजिबल हो सके। वहां पर सिर्फ यही कहा जाता है कि सीलिंग पर ही पीएफ बनेगा, सीलिंग पर ही ईपीएस होगा। तो दोस्तों हो सकता है कि एंड में जाके आप इलिजिबल हो जाए, हो सकता है दोस्तों कि आपके मल्टीपल ट्रांसफर्स हो जाए और आपका जो डेटा लिंकेज है वो सही तरह से ना हो। अब दोस्तों ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि 11 साल या 12 साल के डिफरेंस के बाद में किस तरह का सिनेरियो होगा हमको नहीं पता। हो सकता है एपीएफओ इन बिटवीन रूल्स भी चेंज कर सके। तो दोस्तों आप यहां पर बोलेंगे भाई ऐसे बीच में रूल्स चेंज करने से थोड़ी ना मुझे अफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको अफेक्ट होगा क्योंकि प्रो राटा बेसिस का किसी को अंदाजा नहीं था, सडनली बीच में आया और वो बिल्कुल वैलिड है क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था हायर पेंशन का तब आपने एक बॉक्स को टिक किया था कि सरकार या ईपीएफओ अगर चाहे तो इन द मीन टाइम जब भी उनको रूल बदलने की तमन्ना हो वो रूल बदल सकती है और बदले हुए रूल्स को आपको मान्य करना होगा। इसके ऊपर दोस्तों आपने ऑलरेडी कंसेंट दे दिया है। तो 12 साल बाद क्या सिनेरियो होगा आपको नहीं पता, लेकिन समझ के चलते हैं कि भाई अगर 12 साल बाद कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पर आप इनएलिजिबल हो जाते हो हायर पेंशन के लिए, तो ईपीएफओ पता है क्या कहता है? ईपीएफओ कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आपका इतने साल से जो मेरे पास पैसा आ रहा था, मतलब कि 10 लाख रुपए आपने 2025 के स्टार्टिंग में डिमांड लेटर के हिसाब से भर दिए, फिर हर महीने भी दोस्तों आपका जो पीएफ से पैसा ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि हर महीने का डिफरेंशियल भी तो आपको देना पड़ेगा ना नेक्स्ट 11-12 साल के लिए जब तक आप सर्विस कर रहे हो, तो वो पैसा भी आपने दिया। तो तकरीबन मोटा मोटा तौर पर समझ लो 30-40 लाख रुपए आपने ईपीएफओ को जमा कर दिए। अब बोलता है कि जब आप रिटायर हो रहे होंगे तब अगर आप इनएलिजिबल हो जाते हो तो ये जो पैसा जमा हुआ है ना ये आपको वापस किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों ये ना बहुत हास्यास्पद बात है कि आपसे इतने साल तक पैसा लिया ये बोल के कि आपको हायर पेंशन देंगे और एंड में किसी रीजन से आपको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। अब इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया तो आपको पैसा वापस किया लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया। अब दोस्तों ये किसी भी नेचुरल जस्टिस के सिस्टम में नहीं बैठता क्योंकि ईपीएफ के पास जब वो पैसा गया था ना तब वो स्टैटिक नहीं था। ईपीएफओ उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करता है। अगर आप ईपीएफओ का रिपोर्ट देखेंगे तो ईपीएफओ बैंक्स के कंसोर्टियम बनाकर वहां पर पैसा उनको इन्वेस्ट करने के लिए देता है ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाए, फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट किया जाए, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया जाए, इनफैक्ट इक्विटी में भी वो इन्वेस्ट करता है और वहां से दोस्तों इंटरेस्ट कमाता है और इंटरेस्ट कमाने के बाद ही दोस्तों आपकी हायर पेंशन वहां पर फाइनेंशियली वायबल हो जाती है। लेकिन 10-12 साल आपने उनको कंट्रीब्यूशन किया, पहले आपने 10 लाख दिए, ये 30 लाख रुपए कम से कम 12 साल उनके पास थे, जो हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि 12 साल बाद आदमी रिटायर होने वाला है। ये 12 साल दोस्तों ईपीएफओ ने इसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया और जब आपको पैसा देने की बारी आई या तो आपको हायर पेंशन शुरू हो जाएगी या तो आपकी हायर पेंशन शुरू नहीं होगी, और जब हायर पेंशन शुरू नहीं होगी तो आपके साथ इतना बड़ा अन्याय होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको उस पैसे पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों मैं आप पे अन्याय क्यों कह रहा हूं, समझ लीजिए दो व्यक्ति थे, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। व्यक्ति ए ने बोला कि हाँ भाई मुझे डिमांड लेटर इशू हुआ है, इन दोनों को डिमांड लेटर इशू हुआ था ए और बी को, और व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे डिमांड लेटर इशू हुआ है और मैं पैसा वापस करने को तैयार हूं क्योंकि मुझे हायर पेंशन चाहिए। इस आदमी ने पैसा दे दिया और ईपीएफ ने रख लिया। हर महीना उसके बाद दोस्तों उसके पीएफ से पैसा ट्रांसफर होते जा रहा है ईपीएस में। दूसरे बंदे ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं दूंगा, इसने अपना पैसा अपने पीएफ में रख लिया। 12 साल हो गए, इस बंदे का 40 लाख रुपए वहां जमा हो गया, इस बंदे का मतलब पेंशन फंड में जमा हो गया जिसने ऑप्ट किया था हायर पेंशन के लिए, डिमांड लेटर को एक्सेप्ट कर लिया था, और जो बी बंदा है जिसने ऑप्ट नहीं किया था उसके पीएफ में वो 40 लाख रुपए पड़ा रहा। अब दोस्तों दोनों एक ही दिन रिटायर हो रहे हैं और दोनों व्यक्ति इनएलिजिबल फाउंड हो गए। अब दोस्तों मजे की बात पता है क्या है, ये जो बंदा बी था इसका पैसा क्योंकि इसके पीएफ में था, इसको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा जो पीएफ पे उसको मिलता था। तकरीबन 8-8.5 का रेट चल रहा है, कम हो के भी समझ लीजिए 7% का रेट होगा, तो उसको कम से कम उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा होगा, उसका कॉर्पस बढ़ रहा होगा। लेकिन वो बंदा जिसका पैसा ईपीएफओ ने वापस ले लिया उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और डिमांड लेटर में बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है दोस्तों, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल फैक्ट बेसिस पे बात कर रहा हूं, ईपीएफओ के वर्डिंग्स है ये। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लोगों को पेंशन स्टार्ट हो चुकी है तो मोस्टली आपके पीएफ के जो ट्रस्ट है वो यहां पर अलाउ करते हैं कि आप हायर पेंशन के एलिजिबल हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपका पहला क्लैरिटी पॉइंट रहेगा
कि अब जब आपको ये दोनों सिनारियो मैंने बता दिए कि क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और इतना ही नुकसान होगा आपका, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो नुकसान लाखों में होगा अगर हो जाता है तो दोस्तों अब अगर हमको डिसीजन बनाना तो उसके लिए क्या पैरामीटर लेने चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन है क्या जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं आपकी कंपनी से या आपके ऑर्गेनाइजेशन से, और क्या उनको पीपीओ इशू हो चुके हैं हायर पेंशन के। अगर हायर पेंशन उन लोगों की स्टार्ट हो चुकी है तो आपके यहाँ ट्रस्ट रूल्स के हिसाब से शायद ही कोई दिक्कत आएगी। तो दोस्तों यहां पर क्लैरिटी है। दूसरी क्लैरिटी दोस्तों आपको अपने साथ ही रखनी पड़ेगी कि क्या आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू रहने वाले हैं। अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू रहने वाले हैं तो दोस्तों फिर आपको दिक्कतें कम आएंगी, और अगर आपकी ट्रांसफर्स भी कम होने वाले, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर ऐसे केसेस भी देखे गए कि सेम ऑर्गेनाइजेशन, समझ लीजिए एक्स नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक्स नहीं बोलूंगा, एक्स सच में एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लीजिए एक वाई नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, तो वाई नाम का ऑर्गेनाइजेशन के 4-5 डिविजन्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में है। तो ऐसा भी देखा गया है कि समझ लीजिए आंध्र प्रदेश में जिनकी डिवीजन है, वहां का जो उनका पीएफ ट्रस्ट है, वहां पर रूल्स सही तरह से अलाइन हो जा रहे हैं ईपीएफओ के साथ, वहां पर हायर पेंशन दी जा रही है। लेकिन वही अगर एमपी में किसी का डिवीजन है, वहां के ट्रस्ट ने सही रूल्स फॉर्म नहीं किए तो वहां पे इनएलिजिबल हो जा रहा है। तो दोस्तों जब आपका इंटर डिविजनल ट्रांसफर होगा तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आपके कंपनी के सारे डिविजन्स में पीपीओ इश्यू हो रहे कि नहीं हो रहे, या ट्रस्ट रूल बताकर ईपीएफओ एप्लीकेशंस को खारिज कर दे रहा है। अगर किसी भी एक डिवीजन में एप्लीकेशन खारिज हो रहा है तो दोस्तों आपके लिए बहुत डेंजरस होगा ऐसे जगह पर ट्रांसफर लेने के बाद ये डिसाइड करना कि भाई आपको हायर पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके थ्रू आउट कंपनी एक रूल फॉलो होता है, एक पीएफ ट्रस्ट फॉलो होता है, अगर एक तरह के पीएफ ट्रस्ट के रूल्स होते हैं और हर डिवीजन में सीनियर सिटीजन्स को हायर पेंशन ऑन हो चुकी है, पीपीओ इश्यू हो चुके हैं, तो आपके लिए कॉल बहुत आसान है। लेकिन अगर ऐसा मिक्स्ड बैक सिनारियो है कि आंध्र प्रदेश का जो डिवीजन है वहां पर होता है लेकिन मध्य प्रदेश का जो डिवीजन है वहां पर नहीं होता है, राजस्थान में होता है तो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, तो दोस्तों आपको यहां पर बहुत कॉन्शियस कॉल लेना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो हो गया पहला पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, है ना। अब यहां पर एक और चीज आपको देखनी है कि आप हायर पेंशन के लिए क्यों जा रहे हो। हायर पेंशन डीए लिंक तो है नहीं, हायर पेंशन फिक्स्ड होगी, परमानेंट होगी, एंड तक जो मिलनी है वो मिलेगी। अब दोस्तों क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, अगर आपके लास्ट के 4 या 5 साल ही बचे हुए तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पीएफ ट्रस्ट के रूल्स अलाउ करते हैं, आपकी इनएलिजिबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो आपने हायर पेंशन के साथ जाना चाहिए। लेकिन वही दोस्तों जिनके पास 15 से 20 साल का समय है, उनके लिए दोस्तों हायर पेंशन बहुत वायबल ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि वो डीए लिंक तो है नहीं, बढ़ने वाली पेंशन नहीं है, फिक्स पेंशन है। और दोस्तों ऐसे पेंशन के लिए आप खुद भी प्लान कर सकते हो, आप एनपीएस के थ्रू प्लान कर सकते हो, मार्केट में बहुत सारे एन्युटी बेस्ड पेंशन प्लान आते हैं, आप इनके लिए प्लान कर सकते हो, जहां पर डेफिनेटली अगर आज से आप पैसा डिपॉजिट करना शुरू करते हो तो आज से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और आपको पूरी क्लैरिटी के साथ बता सकता है कि इस तारीख से जब आप रिटायर हो जाएंगे या जब भी आप डिसाइड करेंगे आपको इतना इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जहां पर क्लैरिटी क्लियर नहीं है, जहां पर ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं है, वहां पर मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास टाइम है आपका रिटायरमेंट प्लान करने के लिए तो आप अपना पैसा पीएफ में रखें और अपने पैसे को सही तरह से प्लान करें, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करें, एनपीएस को ज्वाइन करें। आप बहुत सारे कंपनीज के एचडीएफसी है, एसबीआई, बहुत सारी कंपनीज है, कुछ नाम स्पेसिफिक बताने की जरूरत भी नहीं है, आप उनके एन्युटी प्लान ले सकते हैं, आप वहां पर प्लान कर सकते हैं, वहां पर आप मल्टीपल ऑप्शंस प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर आप हायर पेंशन लेते हो और हायर पेंशन आपकी शुरू हो गई और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो स्पाउस की पेंशन हाफ हो जाती है, सडनली आपका रिकवरी जो होगा वो और डिलेड हो जाएगा क्योंकि स्पाउस को पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। समझ लीजिए अगर आपको 50,000 की पेंशन मिल रही थी, आपके डेथ के बाद आपके स्पाउस को सिर्फ और सिर्फ 25,000 की पेंशन मिलेगी। वहीं पर दोस्तों अगर आप एनपीएस के रूट के थ्रू जाते हो, तो अगर आप किसी एन्युटी पेंशन प्लान के थ्रू जाते हो तो वहां पर स्पाउस की पेंशन हाफ नहीं होती, पेंशन थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको कम मिलेगी लेकिन आपके मरने के बाद भी आपके स्पाउस को पेंशन इक्वल अमाउंट में मिलती है क्योंकि आपने पैसा उस हिसाब से वहां पर डिपॉजिट किया हुआ है। तो दोस्तों जब आप प्राइवेट इक्विटी में जाते हो या प्राइवेट पेंशन प्लान में जाते हो तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं 7 से 8 तरह के, उसमें से आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको पेंशन सिर्फ आपके जिंदा रहते तक चाहिए या आपके मरने के बाद आपके स्पाउस को मिलनी चाहिए या दोनों के मरने के बाद आपके बच्चों को पेंशन मिलनी चाहिए, पैसा वापस मिलना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हो उसको टोटल तरह से वापस लेने का ऑप्शन भी दोस्तों आपके पास हो जाता है। आपके जो नॉमिनीज हैं उनको पूरा पैसा जो आपने डिपॉजिट किया है वो बिना सूद के उनको वापस मिल जाता है और आप जब तक जिंदा रहते हो आपको पेंशन मिलती है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है। तो बताने का मुद्दा यह है
कि अगर आपके पास समय है तो आप खुद का प्लानिंग खुद कर सकते हो, तो खुद के प्लानिंग पे ज्यादा विश्वास रखिए, ट्रांसपेरेंसी पे विश्वास रखिए। सिर्फ 2 पैसे का नुकसान हो जाएगा चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नुकसान किस तरह से हो रहा है। जहां पर फायदा बहुत दिख रहा है लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जब नुकसान होगा तो नुकसान भी बहुत भयंकर होगा, पूरे 30-40 साल का आपका जो इंटरेस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ट्रांसपेरेंसी के साथ कम पैसा लेना मैं डेफिनेटली फेवर करूंगा, रादर देन गोइंग विद अ ब्लाइंडफोल्ड आई, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट मुद्दे मैंने आपके सामने रखे वो आपको समझ में आए होंगे। आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि ईपीएफओ पूरा राइट रिजर्व करता है आपकी हायर पेंशन की एप्लीकेशन को किसी भी पॉइंट पे खारिज करने का। इनफैक्ट आपसे डिमांड लेटर लेने के बाद 10 साल बाद भी आपकी एप्लीकेशन को खारिज करने का पूरा रखता है। आपके सिनेरियो किस तरह से, कि आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, क्या आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर, अगर आप सरकारी में तो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में तो सरकारी में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों जब ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो बहुत क्रिटिकल हो जाती है चीजें, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ट्रस्ट रूल्स अलग अलग हो जाते हैं, और 10 एम्प्लॉयज के थ्रू जब एप्लीकेशन फॉर्म होकर जाता है तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों 60 साल के बाद कौन चाहता है कि ईपीएफओ के ऑफिस के चक्कर मारे, है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको ये भी बात समझने की जरूरत है कि भाई अगर आपका रिटायरमेंट दूर है तो आप खुद भी बहुत बढ़िया तरह से प्लान कर सकते हो। जो पैसा आप ईपीएफओ को वापस करने वाले हो वही पैसा दोस्तों एनपीएस में डाल दीजिए। एनपीएस तकरीबन आपको 8 से 10% का, सॉरी 10 से 12% का आपको रिटर्न देता है, क्योंकि मैं खुद एनपीएस में पिछले 4-5 साल से इन्वेस्टेड हूं और मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 12% का दोस्तों वहां पर रिटर्न तो आता ही आता है, एंड दैट इज अ गुड रिटर्न। क्योंकि एनपीएस आपका इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है, और डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट करता है। अगर दोस्तों एनपीएस किस तरह से काम करता है आपको समझना है तो ये जो ऊपर वीडियो दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर लिंक दी होगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके, वो भी बहुत अच्छे तरह से डिसीजन ले सके। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कुछ मुद्दा छोड़ दिया तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी मुद्दे को गलत तरह से प्रेजेंट कर दिया तो वो भी दोस्तों आप बता सकते हैं, या कोई अच्छा आइडिया आपके पास होगा जो लोगों को हेल्प कर सकता है तो दोस्तों जरूर बताइए, क्योंकि आपके आइडिया से ही दोस्तों डिस्कशंस बनता है और डिस्कशन से बहुत लोगों को फायदा होता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।